नमस्कार, आप देखना चालू कर चुके हैं खबरी चश्मा। मैं हूं आपका साथी अश्विन मिश्रा। इस समय फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ चुकी है। अब पूछेंगे कि बरसात में गर्माहट कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है, कुछ ही वक्त बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजगद्दी पे कौन बैठेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प और सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला क्षेत्र होता है पूर्वांचल। पूर्वांचल तो आप जानते होंगे, वही पूर्वांचल जहां इस देश के सबसे लोकप्रिय जनता के माध्यम से कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से चुन के जाते हैं। बहुत तमाम बड़े राजनीतिक नेता यहीं से चुन के जाते हैं। इस समय हम एक ऐसी सीट पे आए हैं जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। इन दिनों उनकी सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है, पिछले 4 सालों में इनसे सहज और सरल कोई भी मंत्री नहीं। ऐसे मंत्री जो लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, लोगों का डायरेक्ट फोन उठाते हैं। लेकिन हमारा टीम इन बातों से ज्यादा जमीन पे जाके जानना, देखना और दिखाना पसंद करती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के जो विजन का सबका साथ सबका विकास, क्या योगी ने सबका विश्वास जीता? क्या मिर्जापुर के इस सीट से यहाँ से विधायक जो वर्तमान समय में मंत्रालय में है, रमाशंकर पटेल, उन्होंने कितना विश्वास जीता, उसका एक आपको जीता जागता उदाहरण दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दिनों चर्चा है कि नेता चुने तो कैसे चुने और नेताओं का पैमाना क्या होना चाहिए। आप कैमरामैन हैरी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ मंत्री जी लखनऊ का भी काम देखते हैं और यहाँ के लोगों से कनेक्टिविटी बनाते हैं। यहाँ उनको सुनने और उनको समझने के लिए, अपनी बात रखने के लिए लोग आते हैं। आप देख सकते हैं सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मंत्री जी लोगों से मिलते हैं और उनकी बातों का समाधान और तत्काल विभागों को निर्देशित करते हैं और उनकी जनसभाओं को माध्यम से सुनकर जो भी समस्याएं होती है उसे दूर भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ किसी भी तरीका का बैरियर नहीं है, न कोई प्रतिनिधि। मंत्री जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो सपना है कि जनता और नेता के बीच में कोई खाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की बात बिना किसी दीवार को सुननी चाहिए। तो अक्सर आप देखेंगे कई मंत्री के यहाँ कई बैरियर हो गए, लेकिन हमारी टीम ने जैसा रिसर्च में बताया था कि सबसे सरल और सहज मंत्री हैं जो डायरेक्ट फोन उठाते हैं, किसी लेटर और फोन का आश्वासन नहीं देते, तत्काल रूप से कार्यक्रम करते हैं। और कुछ लोगों से जानूंगा कि किस तरीके से यहाँ लोगों से आते हैं और क्या क्या बात है। आपका नाम क्या है? अब मंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा उनका कार्य रहा और व्यक्तिगत? बहुत अच्छा है। के बारे में भगवान और विकास में हर गरीब सही लोगों को कष्ट से हमेशा साथ रहते हैं। आपका क्या कहना है मंत्री जी के बारे में, क्योंकि अब तो चुनाव होने वाले हैं, पिछले 4 साल से मंत्री थे आप, तो क्या कहना? बहुत अच्छे आदमी, किसी से नाराजगी नहीं करते। आपका क्या कहना है दादा जी? आपका नाम क्या है? अच्छा, आप नवराष्ट्रीय मंत्री जी थे, क्या कहना चाहते हो आप? हमें कहना चाहते हैं कि मंत्री जी हमारे बहुत खास लोग हुआ है और बहुत गरीबों का तकीया है, गरीबों का मसीहा है और जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। देखिए, जब आपके काम को सराहना मिलने लगे, आपकी जनता आपसे बोलने लगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो सत्ता में रहता है उसका विरोध रहता है, यहाँ बिल्कुल उलट है। आज हमारी टीम मंत्री जी के साथ जाएगी, किस तरीके से वो जनसंपर्क करते हैं, किस तरीके से लोगों से मिलते हैं। तो चलते हैं मंत्री जी से उनकी अनुमति लेते हैं और आगे अपना काफिला बढ़ाएंगे कि एक दिन नेताजी के साथ कैसे बितावे। नमस्कार सर, आज आपके साथ देखना चाहते हैं कि आपका क्षेत्र कैसा है, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने जिस रिसर्च के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि जमीन में क्या और धरातल पे आप वही जो हमारी टीम जानती है, लोगों से आप आसानी सुनते हैं, किसी के घर बैठ जाते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं और पीने वाले करते हैं। तो आज घुमाएंगे आप मुझे एकदम हमारे साथ देखिए और लोगों से बात करिए। आप एकदम गरीब किसान, बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। 4.5 साल के अंदर उन्होंने सड़क के माध्यम से, बिजली के माध्यम से और सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग सीधे जनता के बीच में है और जनता से कहीं फर्क नहीं लगता कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर हैं या विधायक हैं, लेकिन लोग हमसे सब करके अपनी पूरी पूजा करते हैं, उनकी पूजा का
समाधान करते हैं, उनकी पीड़ा को हम सुनते हैं और एक एक लोगों से बात करके सरकार की योजनाओं के बारे में व्यक्तिगत हमसे जो हो सका, जो पीड़ा हो, व्यक्तिगत लाभ के माध्यम से भी हम उनको संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्ट करते हैं। आगे बातचीत आपसे करेंगे। अपने कैमरामैन हैरी से मैं बताना चाहूँगा, आज आपको दिखाएंगे कि जनता से कैसे डोर टू डोर कनेक्ट है और साथ में किस तरीके से राजनीति में आई, प्रारंभिक शिक्षा कैसे इन्होंने किया, किस खेल में रुचि रखते हैं, प्रधानमंत्री के जी और योगी जी के किस बातों के सिद्धांत उनको ज़्यादा प्रभावित किया राजनीतिक में काम करने के लिए। अब आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से डोर टू डोर चलते हैं। बैठा करेगा पक्का। हाँ भैया हम अपने इंटरव्यू के दूसरे सेगमेंट में आ चुके हैं। माननीय मंत्री जी के साथ हम क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क के दौरान आपको उससे पहले दिखाएंगे मंत्री जी का राजनीतिक कैसे सफर रहा और बचपन की यादें कैसे रही, उस पर बातचीत करने के लिए मंत्री जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीच में हमारा ब्रेक इसलिए हो चुका था क्योंकि बहुत सारी जन सुनवाइयाँ थी, मंत्री जी उस पर बातचीत कर रहे थे। आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा बचपन कैसे बीता और कहाँ पे बीता? देखिए, बचपन हम लोग गांव में बीता है। गांव में पढ़ाई किए, पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग बनारस फिर एडमिशन लिए। लेकिन मन में एक बार हम डिग्री कॉलेज में एडमिशन किए। एडमिशन कराने में हमें थोड़ा सा नेताओं का सहयोग लेना पड़ा, अच्छा संघ के, क्योंकि प्रिंसिपल एडमिशन नहीं ले रहा था। तो अच्छा संघ के अध्यक्ष जो लड़ने वाले थे, फिर प्रिंसिपल ने मेरा कागज फेंक दिया और कहा कि नहीं होगा एडमिशन। बाहर निकले, एक छात्र संघ का प्रत्याशी था, उन्होंने मेरा फार्म उठा के क्या एडमिशन लेना है, हम कहा हाँ, हम कहा नहीं कर रहे हैं, कहने लाइए। वो गया अंदर और अपना बात किया, फिर आया का 600 रुपया निकाली। उस समय 1990 में मैंने 600 रुपया दिया, गया, एडमिशन तुरंत हो गया। मेरे मन में एक भाव आया कि नेताओं में शक्ति है, राजनीति में शक्ति है। फिर मेरे मन में भाव, एडमिशन ले लिए। फिर आपस में बैठ करके विचार विमर्श होने लगा, यार नेतागिरी किया जाए, कोई चुनाव लड़े अपने बीच का। सारे लोगों ने हमें ही पसंद किया कि आप ही लड़िए। हम किसान परिवार से थे, सिंपल परिवार के, आज भी मैं सिंपल परिवार से, बिल्कुल सर, कोई मेरा बनावटी नहीं है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा चलिए लड़ेंगे। फिर हमने छात्र संघ का 1990 में चुनाव लड़े बिनानी डिग्री कॉलेज के उपाध्यक्ष पद से, और माँ विंध्यवासिनी कृपा से एक अच्छे वोटों से मैं विजयी रहा। और एक उस चुनाव के दौरान एक गरीब बुढ़िया माता भीख मांग रही थी। हमने उस जमाने में 10 रुपया माँ को दिया कि माता आशीर्वाद दो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। माता ने कहा कि बेटा जीतोगे, नहीं जीतोगे तो मेरा परिवार नाश हो जाएगा। इतना आशीर्वाद सुन करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, आंखों से आंसू आ गया। लेकिन जब वोटिंग हो गई, गिनती होने लगा, तो हम लोग दूर बैठे थे। काउंटिंग में बार बार मैं पूछ रहा था क्या हुआ, तो उधर से जो काउंटिंग कर रहे थे हमारे कॉलेज के अध्यापक, उन्होंने इशारा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप निकल गए। लेकिन हमको समझ में आया कि आप हार गए। हमारे साथ बैठे कुछ हमारे मित्रगण, सब बड़ी चिंता छा गई। फिर हमें बार बार याद आता था बूढ़ी माँ का, कि माँ ने कहा कि बेटा जीतोगे, नहीं जीतोगे तो परिवार नाश हो जाएगा। हमें लगा कि हम जरूर जीतेंगे। फिर हमने पूरी रिजल्ट हो गया। फिर जब अलाउंस हुआ, अलाउंस में हम 109 वोट से हम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से चुनाव जीत गए। एक बहुत बड़ी हमारे लिए राजनीति में प्रवेश का एक बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, क्योंकि जिस परिवार से आते हैं जहाँ सपना नहीं देखा जा सकता, सपना नहीं देखा था, कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर मन में भाव आया कि अब हम तो
कॉलेज के छात्र संघ के उपाध्यक्ष हो गए हैं। फिर आया याद कि हम गांव की राजनीति करें। हमारे पिताजी प्रधान थे। जी जी। फिर हम 1990 के बाद 91, 92, 93 सेवा किया, निस्वार्थ भाव से गांव की जनता की सेवा किया। कॉलेज का एक फाउंडेशन मिला था, अधिकारियों में एक अपना वर्चस्व बना करके जी जी। इंटीरियर या ऐसा क्षेत्र था जहाँ कभी बिजली नहीं पहुंची थी, जहाँ सड़क नहीं था, कोई साधन नहीं था। यह ऐसा इंटीरियर गांव, नक्सल प्रभावित गांव था जहाँ दूर दूर तक के लोगों को आने जाने का साधन नहीं था। मात्र एक ट्रेन का सहारा था जो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। तो इस परिप्रेक्ष्य में फिर हम लोगों ने गाँव की राजनीति शुरू की और गाँव में फिर हम लोग रोड बनवाए। कहीं कहीं से जनता का विश्वास, हम प्रधान न हुए उसके पहले हमने जनता का विश्वास जीता। और फिर 1995 पिताजी को हमने बैक किया कि इस बार हम लड़ेंगे। पिताजी ने कहा कि हमारी उम्र हो गई है, हम गांव का लड़े। और गांव में हमने वादा किया अगर आप लोग हमें प्रधान बना देंगे तो इस गांव में बिजली जरूर लाऊंगा। क्योंकि बिजली बड़ा कठिन था, हमने कह दिया कि बिजली लाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं भरोसा था कि बिजली आ जाएगी। लेकिन माँ विंध्यवासिनी की कृपा की 1995 में जब हम पहली बार प्रधान बन गए और संजोग से ऐसे अधिकारियों से हमारी मुलाकात हो गई, अधिकारियों, और उसमें हमको लगता है कि बसपा की सरकार थी, एक स्कीम नक्सल प्रभावित और अम्बेडकर गांव का चल रहा था, उसमें हमें बड़ा सहयोग मिला। और इस गांव में 1997 में हमने विद्युत लाया और इस क्षेत्र के कई गाँवों में उसका विद्युत का पूरा प्रभाव हुआ। 10 गाँव में विद्युतीकरण हुई तो लोगों के अंदर धीरे धीरे हमें पब्लिसिटी मिला और राजनीति करने का एक बड़ा स्टैंड हमको मिलता गया। और लगातार 5 पंचवर्षीय में प्रधान रहा, जिला पंचायत का सदस्य था और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर हम जिले के महामंत्री थे, उपाध्यक्ष थे और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे। कई पदों पर हम कार्य करते हुए और हम फिर आगे विधानसभा की भी तैयारी शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे 2002 में हुआ कि हो सकता है टिकट मिले, नहीं मिला। 2007 में टिकट के करीब पहुंच करके नहीं मिला, 2012 में नहीं मिला। लेकिन माँ विंध्यवासिनी की कृपा 2017 में हमें विधानसभा का टिकट मिला और जनता का पार सहयोग मेरे साथ था। जनता यहाँ रामा भैया के नाम से जानते हैं और रामा प्रधान के नाम से जानते हैं। आज भी हमको रामा प्रधान कहते हैं, रामा भैया कहते हैं। लोग मंत्री भले हों, लेकिन यहाँ का जो प्यार, स्नेह जनता, गरीब तबका, सामान्य वर्ग हमको देता है, कहीं न कहीं से आज मैं बिना पैसे का प्रधान बना, बिना पैसे का जिला पंचायत का सदस्य बना और बिना पैसे का मैं प्रमुखी का चुनाव भी लड़ा, 1 रुपया नहीं खर्च किया, लेकिन अच्छी वोट हासिल की। और आज बिना पैसे का भारतीय जनता पार्टी भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ख्यात थी, उस ख्यात में 2017 में मुझे टिकट मिला और हम विधायक हो गए। अच्छा, विधायक आपने जब आपको टिकट मिला उस समय का जब घोषित हुए प्रत्याशी, तो उस समय क्या आपको लगा कि मतलब इतने सालों का परिश्रम, क्योंकि एक किसान परिवार में किसी और दल में तो सोच भी नहीं सकता कि वो किसी एक पद पे जाए। और वर्तमान समय में आप एक विद्युत मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और विद्युत की आपके यहाँ समस्या है। इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं, इस सफर को, और क्या क्या काम किया आपके मंत्रालय, आपके विधायक से? एक बहुत बड़ी चुनौती थी टिकट, भारतीय जनता पार्टी का टिकट पा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती था। जिस दिन मुझे टिकट मिला, पहले तो एकदम था कि नहीं मिल पाएगा, हम हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। लेकिन माँ विंध्यवासिनी के चरणों में बराबर सिर झुकाते थे कि माँ एक बार मौका मिल जाए। लेकिन हमको अंतिम क्षण में टिकट मिला, लगा जैसे कि हम उसी दिन, जिस दिन हमको टिकट मिला, हमको लगा कि उस दिन मैं विधायक हो गया, उसी दिन मैं विधायक हो गया। इतना बड़ा आंखों से आंसू, मतलब हमको टिकट पा लेना अपने आप में फूला न समाना, जैसे लगा कि हम बहुत कुछ हासिल कर लिए। लेकिन माँ भगवती, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से मैं टिकट पाने के बाद और चुनाव बहुत चंद दिनों में मैं विधायक बना। आप 4 साल होने वाले हैं योगी सरकार के, आपके मंत्रिमंडल में सबसे अच्छे काम क्या हुए 4 सालों में, आप अगर देखा जाए तो? देखिए, 4 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा काम हर घर नल से जल, जो इस क्षेत्र में पीने का पानी की भयंकर कठिनाई। हम लोग जब प्रधान नहीं थे, मेरे गांव में हम लोग पानी बाल्टी से, हम लोग
कम से कम 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। गांव में भयंकर, इस क्षेत्र में पेयजल की भयंकर संकट। कुछ दिन बाद एक गांव में हम लोग ट्रैक्टर खरीदे जो खेती कृषि कार्य के लिए 1979 में। उस समय मेरे पिताजी प्रधान थे। हम लोग ट्रैक्टर से पानी दूर से पंप सेट से भर करके लाते थे और घर में फिर उसको पलटी करते थे। मतलब जीवन पेयजल पर बहुत कठिन था और यह पूरे क्षेत्र में था। हमने संकल्प लिया था कि इस क्षेत्र में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मंशा थी, उन्होंने लाल किला से कहा भी था, तो हमें लगा कि अगर थोड़ा सा प्रयास हो जाएगा तो यह समस्या का समाधान हो सकता है। हम पेयजल के क्षेत्र में हर घर नल से जल योजना के लिए बराबर लगा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे थे कि क्षेत्र वास्तव में पठारी और पहाड़ी इलाका है, पेयजल का किल्लत है, जमीन के नीचे 400, 500, 800 फीट नीचे पानी था, लेकिन यह योजना 5500 करोड़ बिंदु क्षेत्र को मिला और काम तेजी से शुरू हुआ। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, सबसे बड़ा बुनियादी समस्या होती है लोगों की जैसे घर, क्योंकि जो एरिया है पूर्वांचल में कई जगह लोगों को घर नहीं, और लोगों को राशन जिस तरीके से वितरण हो रहे हैं इस समय, और लोगों को घर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजना, इसको कैसे देखते हैं सरकार की उपलब्धियों के तौर पे? देखिए, जहाँ विद्युत की बात थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 18,000 गाँव जो आज़ादी के 70 साल बाद बिजली भी नहीं पहुंची थी, उन्होंने एक अभियान चला करके गाँव में विद्युत पहुंचाई। उसी क्रम में मेरे विधानसभा में लगभग 150 गाँव का मतलब राजस्व गांव पंचायत पूर्वा मजरा मिला करके लगभग 150 ऐसे गांव थे जहां आजादी के 70 साल भी विद्युत नहीं पहुंचे थे। हम सौभाग्य योजना के अंतर्गत उस गांव में हम लोगों ने विद्युतीकरण का कार्य कराया। सड़क, हमारे क्षेत्र में सड़कों का बहुत बड़ी समस्या थी। कोई अपने घर पहाड़ी इलाके में जा नहीं पाता था, रोड खंडहर थी। पूर्ववर्ती सरकारों में सड़कों में बहुत बड़ी लूट मची थी, लेकिन सड़कों के क्षेत्र में भी हम अपने विधानसभा में बड़ी बड़ी सड़कें, छोटी छोटी सड़कें, गांव तक सड़कें और चौड़ीकरण के माध्यम से, रिन्यूअल के माध्यम से, मरम्मत के माध्यम से हम लोगों ने सड़क पर भी बहुत लंबा काम किया। शिक्षा पर भी काम किया। इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा किल्लत थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ। तो हर क्षेत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, उस अनुसार जो विकास, सरकार हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में हमने ऐसा गवर्नमेंट जिसमें बहुत पहल करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग चिट्ठी लिखते थे, काम होते थे। क्षेत्र में सड़कों में जितना चिट्ठी लिखा गया, काम हुआ। कहीं न कहीं सरकार भी सड़क पर, शिक्षा पर, विद्युत पर कटिबद्ध थी। काम बहुत तेजी से, और कोरोना काल होने के बावजूद आप देखें, हमें कोरोना काल में हमने गरीबों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के सहयोग से 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण, ठेलिया, खोमचा, सबको पैसा सहयोग देना। मतलब उत्तर प्रदेश की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था, जिस तरह से विकास कार्य, और कोरोना काल में भी आज देखे होंगे कि हर प्रदेशों का अपेक्षा उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश आज अपने आप को कितना, अपने आप को सुकून महसूस कर रहा है। हर गरीब आज योगी मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, उनको और आगे बढ़ने के लिए भगवान से दुआएं दे रहे हैं। आप जाइएगा फील्ड में देखिएगा तो कहीं न कहीं से आज योगी मोदी जी ने जो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम किया है, वो ऐतिहासिक काम है। आपने कई सारे काम गिनाए, लेकिन 4 साल अब जनता रिपोर्ट आप लोग उनको पेश करेंगे तो उसी आधार पर वो मतदान करेंगे। आपको कौन से ऐसे काम लगते हैं कि जो आपको अभी विधानसभा में कराने रह गए? आप किस तरीके से अपना विधानसभा देखते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं? आपके नजरिए से कैसा विधानसभा होना चाहिए? देखिए, हमने सड़क पर भी काम किया, पेयजल पर भी काम किया और कई विकास योजनाओं पर काम किया। आज हमारा काम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम और कराना चाहते हैं, जो कि हमारी योजनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़े। अगर कोरोना काल न होता, इस क्षेत्र में सिंचाई की भी बहुत जबरदस्त किल्लत है। हर किसान को पानी चाहिए, खेत में पानी चाहिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही है। उस योजना के अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर खेत पानी,
हमारी आगामी, हमको लगता है चुनाव आ गया है, शायद कोरोना काल न होता तो जिस तरह से हर घर नल से जल योजना हमारा संपादित हुआ है, हर खेत में पानी का योजना भी हमारी हो गई होती। लेकिन कहीं हो सकता है कि अभी समय है, हो जाए, नहीं होगा तो अगले राउंड में हमको मात्र एक काम मेरा ये बचेगा कि हमको हर खेत में पानी देना, और ये हमें उम्मीद है आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर खेत में पानी दे लेंगे। हमारी योजना लंबित है 13,000 करोड़ रुपए की। यह भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत हम मणिहार विधानसभा में विशेषकर हर खेत में पानी पहुंचाने का जो मेरी योजना है वो हम पूरा करेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी रहती है, लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे सरकार के काम है, आप कितना नंबर देना चाहेंगे अगर सरकार को और अपने आप को? क्योंकि पहली बार मैं पूछ रहा हूँ, अपने आप को नंबर तो 100 में 100 दिया जा सकता है, लेकिन आपको अगर 10 में नंबर देने हो तो आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, कोरोना काल के बाद अगर आप 10 में नंबर मांगे तभी हम 10 में 10 नहीं दे सकते, इसलिए कि हम आदर्श विधानसभा बनाने का सपना और एक सुंदर विधानसभा बनाने का सपना लेकर के चले हैं, जहां पेयजल कमी थी, सड़क की कमी थी, बिजली की कमी थी, हमने पूरा किया है। लेकिन हम 6-7 नंबर केवल देंगे, इसलिए कभी हमको काम करना बाकी है। 2 साल मेरा कोरोना खा गया, नहीं तो शायद हम 10 नंबर पर पहुंच जाते। देश की बजट गरीबों को जिलाने खिलाने में, मानव जीवन को बचाने में खर्च हो गया। कुछ सरकार की बजटें कोरोना काल में बिना वजह समाप्त हो गई, ऐसी महामारी आई, नहीं तो मैं 10 में 10 नंबर अपने आप को स्वयं देता। लेकिन हम 6-7 से ज्यादा नंबर नहीं दे पाएंगे। हमको लगता है कि जब हम हर खेत सिंचाई दे देंगे, हर घर में बिजली दे देंगे और हर परिवार को सड़क से जोड़ लेंगे और हर किसान परिवार को, हर नौजवान को कहीं न कहीं से हम रोजगार से जोड़ लेंगे, हमको लगता है कि आपने जो 10 कहा तो हम 10 में 10 नंबर पा जाएंगे। सर, आप आखिरी 2 सवाल पूछूंगा, एक सुझाव के रूप में पूछूंगा, एक पे आपका तर्क जानना। अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं आप उसे। किसान को लेके इतना मुद्दा है, जबकि प्रधानमंत्री जी किसान को निधि दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, और भी सारी योजनाएं, फिर क्यों इतना विवाद किसानों को लेके चला? इस पे आपका क्या राय? क्योंकि आप एक किसान के बेटे हैं, आपने किसान बिल भी पढ़ा होगा, फिर क्यों गुमराह किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा, हमने किसानों की समर्थन मूल्य को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उनकी समर्थन मूल्य दुगना किया, 1.5 किया है। आज किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं सरकार ने छूट, कृषि यंत्रों पर छूट, खाद बीज पर छूट, अब क्रय केंद्र के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसान से हम सीधे खरीद करें। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कुछ कमियां हुई थी, इस बार हमने काफी कंट्रोल किया है। कुछ दलाल बीच में हावी थे जो कि नुकसान, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी ने इतना सख्ती से इस बार हमने जो गरीबों का राशन वितरण में हमने अंगूठा का प्रयोग किया। आज किसान को भी अपने क्रय केंद्र पर जाकर, अगर कहीं गलती हुई, किसान अगर चाहा होगा तभी गलतियां हुई होगी, किसान नहीं चाहेगा, किसान अंगूठा नहीं लगाएगा तो उसका धान गेहूं नहीं बिकेगा। हम और नए टेक्नोलॉजी के साथ हम किसान की आय दुगनी कैसे हो, यह सरकार प्रयासरत है और काफी हद तक हमने पूरा किया है। और खरीदारी, जहां कभी 6,000-7,000 मीट्रिक टन धान की खरीद होती थी, आज हम 67,000 मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में किसानों का क्या हाल है किसी छिपा नहीं है। आप 4.5 साल पहले जो हमारी सरकार नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकार में किसान आंख उठाकर देख ले, जैसे गैस सिलेंडर कैसे मिलता था, पेट्रोल कैसे मिलता था, किसानों की यूरिया कैसे मिलती थी, कितनी लाठियां पुलिस भाजती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में कहीं किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है, कोई न दंगा हुआ, इतनी शांति से, अमन चैन से उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जब हमको समझ में आएगा, जब हम पूर्व की सरकारों की सोचेंगे कल क्या था आज क्या है, तब हमें समझ में आएगा। चाहे सड़क हो, कल क्या था आज क्या है, बिजली हो, पानी हो, सब पर अगर हम विचार करेंगे तब समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का काम 4.5 साल के अंदर, जो 70 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ था,
4.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया है। सर आखिरी सवाल है मेरा कि आपने वैक्सीन लगवा ली होगी, लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं, लोगों को मैसेज क्या देना चाहिए, वैक्सीन कितने जरूरी, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी अपील से लोग आएंगे, तो एक अपील आपके माध्यम से कराना चाहता हूं कि लोग वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से अवेयर हैं, इस पे आप एक छोटी सी आपकी अपील। देखिए, वैक्सीन बहुत जरूरी है। कोरोना जैसे महामारी को अगर हराना है तो हर मानव को वैक्सीन लगवाना है। इस दिशा में मैं अपने सभी सहयोगी मानव जीवन के जितने लोग हैं सबसे निवेदन करूंगा कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे पूर्ववर्ती सरकारों के नेता जो उल्टा सीधा कमेंट करके लोगों को भड़काने का काम किए थे, लेकिन आज लोगों ने विश्वास किया कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं, हम लोग कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हर PSC CSC पर एक बहुत बड़ी भीड़ लग रही है। आज उत्तर प्रदेश 7 करोड़ से ऊपर सब वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसलिए वैक्सीन लगवाने के लिए हम अपने जनता से, अपने सहयोगी से, अपने और जो हमसे जुड़े हैं सबसे निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हम लोग हराएं, मानव जीवन को फिर से पटरी पर लाएं। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए। धन्यवाद। एक बार फिर आपसे ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था, एक सरल सहज। आप देख रहे होंगे इंटरव्यू के दौरान कई सारे फोन आए और उन्हें को अब कॉल बैक करेंगे। ऐसे सरल और डायरेक्ट जनता अपने मंत्री, अपने नेता से मिलने को बहुत कम देखा जाता है। फिर मिलूंगा आपसे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए नेता के साथ, दिखाएंगे उनकी कहानी। लेकिन आज सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आप देख रहे थे खबरी चश्मा पे। कैमरा पर्सन हैरी के साथ अश्विन मिश्रा, मिर्जापुर।